हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ सना क्लासेस। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, उसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप्स क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये कंटेंट आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन मौजूद है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों के आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा। यानी हमें ये बताना है कि जिन्होंने जले हुए अनाज के दानों और बीजों की खोज की और उनका अध्ययन किया वो वर्ग कौन सा था। इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला, पूरा प्राणी विज्ञानियों, दूसरा पूरा मानव जाति विज्ञानियों, तीसरा भू पुरातत्वविदों और चौथा है पूरा वनस्पतिज्ञों। और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है पूरा वनस्पतिज्ञों, यानी कि जो व्यक्ति वनस्पति जो होती हैं उनका अध्ययन करता है या उनके बारे में कोई भी रिसर्च वगैरह करता है उसे वनस्पतिज्ञ कहा जाता है। तो वो पूरा वनस्पतिज्ञ हैं जिन्होंने इन वनस्पतियों का अध्ययन किया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ये मिस्र की चित्रात्मक लिपि से मेल खाती है। दूसरा, इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 600 से 1000 के बीच। तीसरा, ये बाईं से दाईं लिखी गई थी। या फिर चौथा, इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि ये आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए ये एक रहस्यमय लिपि है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी क्यों कहा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही की पहचान कीजिए। यानी हमें इसमें बताना है कि ये रहस्यमयी तो है लेकिन रहस्यमयी क्यों है उसका कारण बताना है। तो इसके लिए भी हमारे सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका भी वही ऑप्शन होगा जो इससे पहले वाली का था, यानी कि ये जो लिपि है ये आज तक पढ़ी नहीं गई है, यानी कि सी ऑप्शन। पढ़े लिखे लोग भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं या पढ़ने में समर्थ नहीं है, इसीलिए ये लिपि रहस्यमयी लिपि है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम डैश है। यानी हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम क्या है, किस नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को और जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा के ज़्यादातर स्थल जो मिले हैं वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पाई लोगों का पालतू जानवर नहीं था। यानी हमें उस जानवर के बारे में बताना है जो कि पालतू जानवर नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, क्योंकि गाय जो थी उसे पालतू जानवर के रूप में नहीं दिखाया गया है या वो पालतू जानवर नहीं थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है, हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजाति के पशु की हड्डियां मिली हैं। हमें ये बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से पशुओं की हड्डियां हमें हड़प्पाई सभ्यता से मिलती हैं। तो जो हड़प्पाई सभ्यता से हमें पशुओं की हड्डियां मिलती हैं वो हिरण, बरहा, जंगली सुअर और घड़ियाल, इन सभी की ही मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी की हड्डियां हमें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है। तो हमें ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर डी बनावली। बनावली जो है वो हरियाणा के क्षेत्र में पाया गया है। तो जो हरियाणा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो है बनावली, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है शोरतुगाई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है। तो हमें शोरतुगाई जहाँ पाया जाता है उस देश का नाम बताना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, अफगानिस्तान में ही शोरतुगाई नामक स्थल पाया जाता है। और यहाँ से हड़प्पा जो क्षेत्र थे वो व्यापार करते थे, तो इसीलिए ये शोरतुगाई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। और इसका संबंध जिस देश के साथ है वो है अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं। यानी हमें ये बताना है कि गुजरात का कौन सा हड़प्पा का स्थल था जहाँ से जलाशय मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। धोलावीरा। अब इसमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया गुजरात का, ये नहीं पूछा गया कि सबसे विशाल जलाशय या स्नानागार कहाँ मिला है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि गुजरात का कौन सा स्थल है जहाँ पर जलाशय मिला है। तो गुजरात का जो स्थल है वो है धोलावीरा, और इस धोलावीरा से ही जलाशय मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट। इस क्वेश्चन में जो है वो ये पूछा गया है विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में से जो सबसे विशाल स्नानागार मिला है वो कौन से दुर्ग के क्षेत्र से मिला है। तो वो सिर्फ एक ही है और वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसीलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ से 2 सबसे महत्वपूर्ण इमारतें या स्ट्रक्चर संरचनाएं मिली है, एक तो विशाल स्नानागार की और दूसरी अन्नागार की। तो यहाँ पर स्नानागार के बारे में पूछा है तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे। तो हमें ये बताना है कि मिस्र में जो पिरामिड मिले हैं आखिर वो क्या थे। अनाज के गोदाम थे, राजकीय संग्रहालय थे, राजकीय शवाधान थे या सामान्य शवाधान थे। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो विशाल पिरामिड थे वो मिस्र के जो राजा होते थे या राजकीय जो परिवार होते थे उससे संबंधित होते थे, और उनके शवों को ही यानी कि जो राजकीय लोग होते थे उनके शवों को इन पिरामिडों में दफनाया जाता था, और इनके साथ बहुत ही बहुमूल्य चीज़ों को भी दफनाया जाता था। तो ये विशाल जो पिरामिड थे मिस्र के अंदर वो राजकीय शवाधान से संबंध रखते थे। क्वेश्चन है फ्योन से बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं। तो इसमें पूछा गया है कि फ्योन्स जो था, फ्योन्स एक महंगा बर्तन जिसे कहा जाता था, वो कहाँ से नहीं मिला था। इसके ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। अब जो ये फ्योन्स था वो हड़प्पा स्थल से भी मिला था, मोहनजोदड़ो से भी मिला था। केवल कालीबंगन ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से ये फ्योन्स यानी कि ये जो लघु पात्र थे वो नहीं मिलते जो फ्योन्स के बने थे। तो इसका ऑप्शन होगा ए एकदम सही। तो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था। तो हमारे सामने है ये नेस्पर नहीं है, ये जैस्पर है। जैस्पर, दूसरा स्फटिक, तीसरा है कार्नेलियन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि जैस्पर, स्फटिक और कार्नेलियन तीनों से ही मनके बनाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा एकदम सही। में पूछा गया है निम्न हड़प्पा स्थल से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो हमें ये बताना है कि मनके, अब मनके क्या थे, मोती, मोतियों में किस तरह से छेद किया जाता था, उसकी जो उपकरण यानी कि मशीन या जो भी औजार था वो कौन से क्षेत्रों से मिला है। तो हमारे सामने ऑप्शन है लोथल, चनहूदड़ो, धोलावीरा या उपरोक्त सभी। तो ये जो मनके थे वो हमें अधिकतर सभी क्षेत्रों से मिले हैं। तो इसीलिए जो मनके बनाने के जो छेद करने वाले उपकरण थे वो हमें इन तीनों ही जगह से मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी। या क्वेश्चन है
हड़प्पावासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, यानी हमें ये बताना है कि कौन से क्षेत्र से हड़प्पाई लोग सोने की प्राप्ति करते थे। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, छोटा नागपुर पठार से, हिमालय क्षेत्र से, दक्षिणी भारत से या मध्य भारत से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत से हड़प्पावासी सोने की प्राप्ति करते थे। क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था, यानी कि कौन से क्षेत्र से हड़प्पाई लोग तांबे की प्राप्ति करते थे। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, खेतड़ी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कोलार कर्नाटक या कलूर कर्नाटक। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है खेतड़ी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। तो इसमें ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगला है चीन की सभ्यता, आर्य सभ्यता या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि इसी सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा लिपि के चिन्हों की लगभग संख्या है। तो हमें इसमें बताना है कि हड़प्पा लिपि जो थी उसके अंदर कितने चिन्ह पाए गए हैं या उसके अंदर पाए गए चिन्हों की संख्या में बतानी है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 250 से 300, दूसरा है 26, तीसरा है 375 से 400 और चौथा है 200। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 375 से 400। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। तो हमें बताना है कि हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दाएं से बाएं, यानी सीधे से उल्टी तरफ लिखी जाती थी। और इसके बारे में हमें कैसा पता चलता है, इसके बारे में जितने भी अभिलेख मिले हैं उनसे पता चलता है, क्योंकि जो ये लिखे हुए थे उन पर जो अंतराल था, लिखने का जो अंतराल था वो आरंभ में तो ठीक था, लेकिन लास्ट में जाते जाते यानी बाईं ओर जाते जाते वो संकुचित हो जाता था, यानी बहुत छोटा हो जाता था, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखी जाती है ना राइट से लेफ्ट की ओर, इसी तरह से ये जो लिपि थी हड़प्पाई लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर ए, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि लिपि। अगला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा था। जो बाट मिले हैं, तोलने वाले जो बाट मिले हैं उनका आकार बताना है। ए शंक्वाकार, बी घनाकार, सी गोल और डी आयताकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी घनाकार, क्योंकि इसका जो आकार था वो एक जैसा था चारों तरफ से। तो इसका जो आकार या ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, घनाकार के होते थे, यानी इनका आकार घन की तरह होता था, ये घनाकार बाट होते थे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपरी मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी हमें ये बताना है कि जो बाट थे उनका मानदंड किस तरह का था। ऑप्शन नंबर ए है त्रियाधारी, ऑप्शन नंबर बी है द्विआधारी, ऑप्शन नंबर सी है दशमलव प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है षष्ठक प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी दशमलव प्रणाली। ये जो बाट थे इनका जो ऊपरी मानदंड था वो दशमलव प्रणाली का होता था। हमारे सामने इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है, यानी हमें बताना है उस क्षेत्र का नाम जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। तो इसमें हमारे सामने ऑप्शन है बनावली, धोलावीरा, कालीबंगन या इनमें से कोई नहीं। तो बनावली ये भी पूरा स्थल है, धोलावीरा ये भी पूरा स्थल है, कालीबंगन ये भी पूरा स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों ही जो हैं हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण माना जाता है। तो हमें हड़प्पा बस्ती या हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ उसका कारण बताना है।
तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, अत्यधिक बाढ़, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा के कुछ स्थल ऐसे थे जिनमें अत्यधिक बाढ़ आ गई थी, कुछ स्थल ऐसे थे जहाँ पे वनों की कटाई अत्यधिक होने लगी थी, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो गया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे? तो हमारे सामने ऑप्शन है प्रिंसेप, कनिंघम, व्हीलर, जॉन मार्शल। और इसका जो सही आंसर है वो है कनिंघम, क्योंकि इसमें पूछा गया पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, भारतीय पुरातात्विक थे, तो वो थे कनिंघम, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। इसमें घोषणा पूछा, ये नहीं पूछा कि खोज कब हुई, इसमें पूछा है कि घोषणा कब हुई कि हमें एक नई सभ्यता मिल चुकी है। तो हमारे सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो घोषणा हुई थी वो 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई थी? ऑप्शन है ए मोहरों का उत्कीर्ण एक विशेष लिपि के चिन्ह, बी मोहरा पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्र, सी सेलखड़ी की हड़प्पाकालीन मोहरे, डी उपरोक्त सभी। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज में बहुत मदद पहुंचाई। क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो हड़प्पा सभ्यता की खोज इतनी आसानी से या इस तरह से नहीं हो पाती। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं, तो उपरोक्त सभी इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा ईश्वर था या देवता था जिसकी पूजा नहीं होती थी। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इंद्र, आदिशिव, प्रकृति, मातृ देवी। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें आदिशिव के मोहरों पर से आदिशिव के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा प्रकृति की ये लोग पूजा करते थे, क्योंकि हमें बहुत सारी मोहरों पर पेड़ पौधे वगैरह बने हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो लोग थे वो मातृ देवी की भी पूजा करते थे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट है, क्योंकि इंद्र जो थे उनके कहीं से भी पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हड़प्पा काल में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता खोजी गई, तो हमें इनके खोजे जाने का टाइम पीरियड बताना है। और ऑप्शन है हमारे सामने 1918 से 1920, 1921 से 1922, 1922 से 1924, 1929 से 1926। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1921 से 1922 के बीच में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो क्यों जाना जाता है उस नाम से, क्योंकि वो सभ्यता उस नदी के किनारे मिली है। तो हम इस क्वेश्चन में पहले ही एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता क्या है? यानी हमें विशेषता बताना है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अच्छी विशेषता क्या थी। पहला ऑप्शन है चाक पर किए गए काम, दूसरा है शिल्प उत्पादन, तीसरा है भोजन पकाने की तकनीक, चौथा है नियोजित जल निकास प्रणाली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नियोजित जल निकास प्रणाली, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो उस समय के सबसे अद्भुत जल निकास प्रणाली थी। इस तरह की जल निकास प्रणाली अभी तक कहीं नहीं देखी गई थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी?
तो हमें जो पुरातात्विद है उन्हें जो कुओं की संख्या मिली है उसके बारे में बताना है कि टोटल कितनी कुओं की संख्या मिलती है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 700, 800, 900 या 950। तो इसका सही ऑप्शन है ए 700, क्योंकि टोटल जितने भी कुएं मिले हैं उनकी संख्या 700 थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विशाल स्नानागार का आकार क्या था। तो हमें जो विशाल स्नानागार मिले हैं उनकी आकृति बतानी है कि उनकी आकृति या आकार कैसा था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे सबसे अधिक शिल्प ज्ञान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, चनहूदड़ो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चनहूदड़ो, क्योंकि ये समुद्र किनारे था। गुजरात के अंदर समुद्र किनारे पर ये चनहूदड़ो मौजूद था और यहाँ पर आसानी से शंख वगैरह की उपलब्धता हो जाती थी और आसानी से यहाँ से व्यापार हो सकता था। तो इसीलिए जो शिल्प ज्ञान का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं जो हमें शिल्प के बारे में जानकारी देते हैं, तो शिल्प ज्ञान का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था चनहूदड़ो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था, क्योंकि तांबा यहाँ तो मौजूद था नहीं इतनी भारी संख्या में, तो यह आयात कहाँ से किया जाता था। तो हमारे सामने ऑप्शन है अमेरिका, मेसोपोटामिया, ओमान, यूरोप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओमान से तांबे का आयात किया जाता था हड़प्पा क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उसकी मूर्तियाँ, मनके, मोहरे, बाट। तो इसमें हमें जो कलाकृतियाँ हैं यानी कि सबसे अच्छी कलाकृतियाँ हमें किस में मिलती हैं वो बताना है। तो जो सबसे अच्छी कलाकृतियाँ मिलती हैं वो हमें मिलती हैं मोहरों से, क्योंकि मोहरों में विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र, मनुष्यों के चित्र, आदि शिव, इन सब के चित्र मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ अक्षर भी मिलते हैं या कुछ लिपियाँ भी मिलती हैं जो हमें उस लिपि के बारे में जानकारी देती हैं। तो सबसे अच्छी जो कलाकृतियाँ हमें नज़र आती हैं वो हमें मोहरों के अंदर नज़र आती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा एकदम करेक्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा लिपि वर्णात्मक है, चित्रलेखात्मक है, चित्रलेखात्मक नहीं है, ऊपर से नीचे की ओर है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखात्मक है। हड़प्पाई जो लिपि है वो चित्रलेखात्मक है, क्योंकि इस लिपि के जो चिन्ह मिले हैं वो चित्रों पर आधारित हैं, तो इसीलिए ये चित्रलेखात्मक लिपि है। क्वेश्चन में हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था। हमारे सामने 4 ऑप्शन मौजूद हैं, पटना, वैशाली, मोहनजोदड़ो, पेशावर। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पटना, वैशाली, पेशावर ये तीनों तो हड़प्पा के क्षेत्र थे ही नहीं, तो बचा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला। तो हमें इसमें ये बताना है कि हड़प्पाई सभ्यता का जो सबसे पुराना नमूना था वो सबसे पहले कब मिला था पुरातात्विदों को। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए होगा एकदम करेक्ट। 1853 यानी 1853 में सबसे पहला नमूना मिला था हड़प्पाई लिपि का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमें वो क्षेत्र बताना है हड़प्पा का जो शंख से बनी वस्तुओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो हमारे सामने ऑप्शन है बालाकोट, कटक, पाटलिपुत्र और वैशाली, और जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बालाकोट एक ऐसा क्षेत्र था जो शंख से बनी वस्तुओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था हड़प्पा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए बालाकोट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु थी। तो हमें ये बताना है मनकों के लिए कौन सी वस्तु इस्तेमाल की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज, बी जैस्पर और कार्नेलियन, सी सेल खड़ी, डी उपरोक्त सभी। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त सभी, क्योंकि क्वार्ट्ज, जैस्पर, कर्निलियन और सेल खड़ी, इन सभी चीज़ों से ही या इन सभी चीज़ों का ही इस्तेमाल करके मनकों का निर्माण किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा एकदम सही। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है? अगर आपने शुरू से हमारी ये वीडियो ध्यान से देखी है तो इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल इमारत मिलती है वो कौन सी है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अनाज रखने का कोठार, क्योंकि इसमें इमारत पूछा है। तो सबसे बड़ी जो इमारत थी वो थी अनाज का कोठार, यानी कि अनाज रखने की जो इमारत थी या जिसे अन्नागार भी कहा जाता है वो मिलती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? और ऑप्शन है हमारे सामने, सिंधु सभ्यता के लोगों को, वैदिक लोगों को, आधुनिक वैदिक काल के लोगों को या मेसोपोटामिया के लोगों को। तो हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो ये पता होना चाहिए जो कपास उगाने का श्रेय है वो जाता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा एकदम सही। पूछा गया है, सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? तो इसमें तो कुछ अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं, नाम से ही पता चल रहा है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी, तो हमें ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनोखी विशेषता थी वो कौन सी थी। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, और महत्वपूर्ण और अनोखी जो विशेषता है वो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। तो जल निकासी प्रणाली जो थी वो इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग कितनी संख्या मिलती है? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 700। के बाद कुछ वृंदा ब्लैंक्स या रिक्त स्थान करेंगे, वो भी जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, क्योंकि ये हमारा एक पैटर्न है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स हमें अटैम्प्ट करना है और किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ रिक्त स्थान, जैसे कि पहला रिक्त स्थान है, हड़प्पा के नगरों का सबसे अनूठा पहलू था डैश का विकास, यानी सबसे बढ़िया पहलू था और वो था शहरी केंद्रों, यानी कि शहरी केंद्रों का विकास जो था सबसे अनोखा पहलू था। अगला क्वेश्चन है, इसमें हड़प्पा वासी सोना से प्राप्त करते थे, यानी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। हड़प्पा वासी जो थे वो दक्षिणी क्षेत्र से सोना प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के डैश की सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। तो ये क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं, लेकिन बस हम एक पैटर्न देख रहे हैं रिक्त स्थानों का। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। स्थान है, इसमें पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार डैश था, यानी उसका आकार कैसा था? तो वो जो आकार था वो था घनाकार। भूमिखंड के आवासीय मलबों को खाली स्थान कहते हैं, यानी कि जो भूमिखंड होते थे, भूमि के बड़े टुकड़े होते थे, वहाँ पे जो आवास करते थे लोग, वहाँ पे जो मलबा पड़ा होता था उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहा जाता था? टीला कहा जाता था। अगला रिक्त स्थान है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें खाली स्थान पत्थर की बनी है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है, स्थल भागों में परिवहन का साधन संभवतः डैश थी। तो परिवहन का साधन बैलगाड़ियाँ थी, क्योंकि बैलगाड़ियों की तरह बने हुए कुछ छोटी आकृति के खिलौने मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि बैलगाड़ियों का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण डैश ईसा पूर्व से डैश ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसका सही आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है।
कौन से स्थान है? मोहनजोदड़ो में कितने कुओं के अवशेष पाए गए हैं? तो 700 कुओं के अवशेष पाए गए हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है, कनिंघम डैश का डायरेक्टर जनरल था? तो कनिंघम पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को डैश सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे सामने कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। इसमें हमें कॉलम ए में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका मिलान करना है कॉलम बी के साथ। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई गई। तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन में है विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो हमारा सी का हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का स्रोत। तो तांबे का स्रोत पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो वो था खेतड़ी राजस्थान। तो ऑप्शन 2 का हो गया ए। ऑप्शन नंबर 3 में पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की मानदंड प्रणाली थी। तो मानदंड प्रणाली क्या थी? और वो थी दशमलव प्रणाली। तो बी जो ऑप्शन है दशमलव प्रणाली, वो हो गया 3rd ऑप्शन। तो अब हमारा है 4th क्वेश्चन, 4th ऑप्शन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक कौन थे? तो वो थे कनिंघम। तो ई ऑप्शन जो है वो हमारा 4th हो गया। अब अगला ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषता थी। तो अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकास प्रणाली, और वो दे रखा है कॉलम 2 में डी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 जो है यानी कि 5वां जो है वो हो गया डी। तो इस तरह से हमने कॉलम 1 का मिलान कर लिया कॉलम 2 के साथ। का हम एक और क्वेश्चन करेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 वाला। कॉलम 1 में दिया गया है मोहनजोदड़ो। अब हम देखेंगे कि ये किसके लिए सबसे सही है। तो मोहनजोदड़ो जो है उसमें जो हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं वो देखते हैं विकसित नगर नियोजन। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बढ़िया किस्म का नगर नियोजन था। तो डी हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की सड़कें गलियां। तो हमें बतानी है कि मोहनजोदड़ो की सड़कें गलियां कैसी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ई, ग्रिड प्रणाली। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो सड़कें और गलियां बनी थी वो बनी थी ग्रिड प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है फ्योन्स। फ्योन्स कहाँ से मिलता है? फ्योन्स हड़प्पा सभ्यता में विलासिता का प्रतीक। तो हमारा ए ऑप्शन होगा ठीक है, ए ऑप्शन होगा 3rd। तो विलासिता का प्रतीक, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ा था कि फ्योन्स जो था एक महंगा बर्तन था। अगला ऑप्शन है हड़प्पा की बाट प्रणाली कैसी थी। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हड़प्पा की बाट प्रणाली कैसी थी? दशमलव प्रणाली थी। तो सी ऑप्शन हो गया 4th का। 5th है मोहनजोदड़ो के जलाशय में ईंटों को जमाने के लिए या ईंटों को जमाने या फिक्स करने के लिए, अब ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास बचा है, जिप्सम के गारे का प्रयोग जलबद्ध करने के लिए किया गया था। यानी पानी का जो रिसाव था, जलबद्ध यानी कि रिसाव को रोकने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 5वें का। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन देखे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया। अब सबसे पहले तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिले। और आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में पता चल सके वो, और इस तरह से वो क्वेश्चन बनाना सीखें। थैंक यू।